पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2024 के जो डीबीपीएसटी हैं, इनका काफ़ी वक्त से इंतजार हो रहा था और आप लोगों के कमेंट भी थे कि ये सब कब होने वाला है। और अब डीबीपीएसटी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। जैसा कि ये नोटिस है, आपने पहले भी देख लिया होगा। और अब जो है आगे की चीज़ें भी इसमें देखने को मिल गई हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कब आपका डीबीपीएसटी होने वाला है। डीबीपीएसटी की जैसे कि जो डेट है वो आउट हो चुकी है। और एक चीज़ कि कब आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं डीबीपीएसटी के, और कैसे कैसे सारी चीज़ें होनी है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है उन पर भी बात करेंगे, और इसकी पूरी जानकारी जो उस पर भी बात कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन आ रहा था काफ़ी टाइम से आप लोगों का कि गजटेड ऑफिसर सिग्नेचर कराने या नहीं कराने हैं, इस क्वेश्चन का भी निदान हो जाएगा। वैसे हम इसके रिगार्डिंग पहले बताए थे कि वो सिग्नेचर जो है आपको कराने हैं, क्योंकि 2018 की वैकेंसी में ऐसा हुआ था। वहाँ पे जो डीबीपीएसटी के डॉक्यूमेंट्स थे तो उनमें सिग्नेचर मांगे गए थे। मीन्स वहाँ पे लिखा हुआ था, जैसा कि हमने डॉक्यूमेंट भी दिखाया, कि आपको राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर कराने। कुछ सेंटर पे ऐसा भी हुआ था कि बिना सिग्नेचर के भी ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, वहाँ पे स्वयं प्रमाणित करा के काम हो गया था। लेकिन अब क्या चीज़ें हैं उन पे भी बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ को डेप्थ में देखेंगे और सारी जानकारी जो है वो हम देने वाले हैं आपको। और आपको कोई डाउट भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश जो पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है उसने, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये बोर्ड का ही अकाउंट है। और यहाँ पे ये जो ट्वीट है उसे एक बार पढ़ के दिखा देते हैं। तो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा डीबी या पीएसटी हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को डीबी पीएसटी दिनांक 26 दिसंबर 2024 से आरंभ की जाएगी। मीन्स आपकी डीबी पीएसटी जो है वो 26 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होनी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने हेतु वेब लिंक दिनांक 16/12/2024 मीन्स कह सकते हो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 16 दिसंबर 2024 को आपको देखने को बोर्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है। और आगे चलते हैं तो यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड 16 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि हमने एक चीज़ इसके रिगार्डिंग बताई थी कि आप जितने भी लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि कब इसका डीबीपीएसटी होना है, तो हमने बताया था कि सॉरी ये जैसा कि बता रखा था कि 3rd वीक में ये सारी चीज़ स्टार्ट होनी है। इसलिए हमने बोला था कि ये जो है 15 तक या तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे या इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आ जाएगी। और वही चीज़ हुई है कि उसके रिगार्डिंग न्यूज़ देखने को मिल गई, साथ ही साथ एडमिट कार्ड की डेट भी आपको देखने को मिल गई है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और जो नोटिस था जो आया था यूपी पुलिस जो बोर्ड है उसकी तरफ से, उसे देख लेते हैं। और यहाँ पे जो जो चीज़ें इन्होंने दे रखी थी वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारी भर्ती थी उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 जो थी वो बाद में री एग्जाम हुआ और थोड़ी से बढ़ गई। तो इसमें अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा एवं डीबीपीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन। तो ये जो सूचना अगर आप देखें तो ये आज की है 13 दिसंबर 2024, जैसा कि यहाँ पे डेट भी मेंशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने बोल रखा है कि आपका जो सीधे से बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा में डीबी एवं शारीरिक मानक परीक्षण मतलब पीएसटी में अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26/12/2024 से प्रारंभ हो रही है। मीन्स 26/12/2024 से अपने यूपी के जो 75 जनपद हैं उनमें आपकी जो है डीबीपीएसटी कराया जाएगा। अब एक चीज़ ये आ जाती है कि 75 जनपद में आपका डीबीपीएसटी होना है, इसका मतलब क्या है कि जो सारे लगभग जो जनपद हैं उनमें डीबीपीएसटी होना है। और जब यहाँ पे सारे जनपद में डीबीपीएसटी होना है तो यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन देखने को मिल सकता है कि आपका जो सेंटर जी आएगा या डीबीपीएसटी कह सकते हो, जो डीबीपीएसटी होगा वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाएगा, या तो होम डिस्ट्रिक्ट होगा या उसके आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र लिंक बोर्ड की वेबसाइट https और ये uppbp.gov.in पर दिनांक 16/12/2024 जैसा हम पहले ही बताए थे 16/12/2024 को आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे आता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मेंशन था, आपको क्वेश्चन था कि गजटेड ऑफिसर सिग्नेचर कराने या नहीं कराने, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों मीन जो आपकी मेन कॉपीज हैं वो, और उसके साथ साथ मूल अभिलेखों की एक स्वयं प्रमाणित प्रति मीन्स आपकी फोटो कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड करनी है। मीन्स आपको किसी गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर नहीं कराने, एक सेल्फ अटेस्ट करके, मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है नीचे अपने सिग्नेचर करके ले जाने और इतने से काम हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे एक चीज़ आई है कि यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई समस्या होती है, कोई कठिनाई होती है, तो हेल्पलाइन नंबर इस पर संपर्क कर सकता है और यहाँ पे जो आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका निदान कर दिया जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें
तो दे रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की विज्ञप्ति दिनांकित 23/12/2023 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। मीन्स आगे आगे जो मतलब प्रोसेस होनी है, आगे जो भी प्रोसेस होनी है उसके बारे में इन्होंने बताया है। अगर हम बात करें तो अभिलेखों की जो समीक्षा या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो डीबी होगा वो कैसे होगा तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की एक समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। मीन्स डीबीपीएसटी के लिए बोर्ड के सामने बुलाया जाएगा और ये परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत है। तो एक कमेटी या समिति गठित होगी और ये सब आपको कराएगी। इसमें अगर हम बात करें तो जनपद के जिला मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। मीन्स जो आपका जिला मजिस्ट्रेट है वो किसी डिप्टी कलेक्टर को भेज देंगे और वो वहाँ पे दिखेगा आपको। नेक्स्ट, जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक। तो या तो ये हो सकते हैं या इनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इन्होंने ऑफिशियल्स के नाम दे रखे हैं कि जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देश शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी या गजेटेड ऑफिसर हो सकता है। नेक्स्ट, जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी सदस्य ये हो सकते हैं। इस जो कमेटी थी इस जो गठित होगी, जो आपका डीबी कराएगी, पीएचटी कराएगी, तो उसमें ये सारे लोग होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने दे रखा है कि जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्देश अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। नामित किए जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जो आपकी एससी है, ओबीसी है, जनरल है, तो इन कैटेगरी को मतलब सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकारी रखे जाएंगे और इनकी जो रैंक होगी वो विभाग में पुलिस निरीक्षक स्तर से नीचे की नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। मीन्स आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको जो आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उसके टाइम जो भी चीज़ें आपने भरी थी, जो डॉक्यूमेंट फिल किए थे, तो उन सबको दिखाया जाएगा और उसी के हिसाब से वो सारे चेक होंगे। मीन्स आपके फॉर्म को मिलान किया जाएगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से और यहाँ पे जब आगे इन्होंने दे रखा है वो सब मिलान होगा वहाँ पे। आगे दे रखा है अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उसके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। मीन्स ये अगर मिलानों के दौरान कोई कमी पाई जाती है, कुछ होता है, तो उस टाइम जो निर्णय होगा वो बोर्ड का होगा और वही बोर्ड का निर्णय जो है वो फाइनल माना जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे दे रखा है जो लास्ट पॉइंट है इसका डीवी का, फिर पीएचडी स्टार्ट हो जाएगा और उसके पॉइंट होंगे। तो अभिलेखों की समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत या कूटरचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थना यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्रवाई की जाएगी। मीन्स अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसके डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं या कोई ना कोई गलती पाई जाती है या छल साधित पाए जाते हैं, किसी भी तरीके की कमी पाई जाती है, तो वो सारे जो मतलब अभ्यर्थी होंगे तो उनको मतलब एक तो ये दे रखा है इन्होंने कि ऐसी दशा में जो बोर्ड होगा इसके मतलब उनके जो अभ्यर्थन है उसे निरस्त कर देगा, साथ ही साथ उनके आपराधिक मामला भी उन पर दर्ज किया जा सकता है। तो ये हो जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं और आ जाता है हमारा शारीरिक मानक परीक्षा, या फिर हम कह सकते हैं आपका जो पीएचटी होता है वो। तो पीएचटी में क्या है, तो उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण, जैसा कि ऊपर दे रखा था आपने कि डॉक्टर्स भी थे वहाँ पे, चिकित्सा अधिकारी थे और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो गजेटेड थे, तो उनके द्वारा आपके ये सारी चीज़ें होनी है। साथ ही साथ वही अधिकारी जो होंगे वो आपका पीएचटी भी कराएंगे। अब पीएचटी में क्या क्या चीज़ें हैं उससे देख लेते हैं। तो अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब अगर आप डीबी में पास होते हैं तो आपका पीएचटी कराया जाएगा। पुलिस अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। अब जो पुलिस अभ्यर्थी हैं वैसे इनके रिगार्डिंग हम कई सारी चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं। ये जो डीबी में क्या होना, इवन पीईटी पीएचटी क्या क्या चीज़ें होनी है तो हम पहले बता चुके थे, लेकिन एक बार जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे हाइट के बारे में दे रखा है। तो हाइट जो होगी, जो ओबीसी से बिलोंग करने वाले हैं, जनरल से बिलोंग करने वाले हैं, एससी से बिलोंग करने वाले जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, मतलब 168 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए ऊंचाई में थोड़ी सी छूट होती है और ये 160 सेंटीमीटर आपकी चल जाएगी।
वहीं इनका सीना भी मेजर किया जाता है। तो मेल कैंडिडेट का अगर सीने की बात करें तो सामान्य वर्ग से आते हैं, अन्य पिछड़ी जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। तो इसके अभ्यर्थी जो होंगे उनके सीने की न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, एवं अनुसूचित जनजाति के जो होंगे उनकी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान रखिएगा, कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर जो है वो फुला होना चाहिए। अगर इससे कम फुला होगा किसी भी कैटेगरी में आप, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने एक्सपेंशन पे चेस्ट के ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको फुलाना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ निर्देश हैं, उन्हें देख लेते हैं कि उनका पीएचटी कैसे होना है, उस पर बात कर लेते हैं। तो महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। अगर हम हाइट की बात करें तो सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या अनुसूचित जाति की कोई भी महिला है तो इनके लिए हाइट जो होगी 152 सेंटीमीटर होगी। वहीं अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी से हैं तो ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट जो होगी 140 सेंटीमीटर मतलब मेजर करी जाएगी, इतनी मान ली जाएगी। इतनी अगर है तो आपको पास कर दिया जाएगा। वहीं वजन की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका वजन मेजर होता है, यहाँ पे 40 किलोग्राम मिनिमम आपका वजन होना चाहिए, ये चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेल कैंडिडेट्स का कोई वजन नहीं मेजर होता है, लेकिन हाँ आपका शरीर एकदम वेल डेवलप्ड और ठीक ठाक होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4th पॉइंट आ जाता है। तो यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन अपील आपत्ति दाखिल कर सकता है या कर सकती है। मीन्स कोई भी कैंडिडेट है आपका अपना जो पीएचटी जो है उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो अपने जो अपील है वो डाल सकता है। ऐसी समस्त अपील आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। मीन्स अगर आपको लगता है कि आपका चेस्ट गलत मेजर कर दिया है, हाइट गलत मेजर कर दी है, तो आप आपत्ति डाल सकते हैं, अपील कर सकते हैं और उसके लिए आपको मौका दिया जाएगा दोबारा से, जो कि आपका अपर पुलिस अधीक्षक के सामने वापस से ये सब नापा जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर इस समय भी आप फेल पाए जाते हैं या फिर आपका चेस्ट कम होता है या हाइट कम होती है तो अब आपको फेल कर दिया जाएगा, दोबारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब कुछ सामान्य अनुदेश हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें उन पर भी हम बात करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट जो हैं उन पर एक बार चर्चा कर लेंगे क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हैं। अगर हम बात करें सामान्य अनुदेशों की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, तो सामान्य अनुदेशों की हम बात करें तो यहाँ पे सामान्य अनुदेश आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला अनुदेश आ जाता है कि अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक, समय, स्थान और अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों। मीन्स आपको जो डेट दी जाती है उस डेट पे उपस्थित हों। अब कुछ कैंडिडेट्स होंगे इस दिन हो सकता है कोई एग्जाम हो या कोई ना कोई चीज़ हो सकती है या कोई फिजिकली मतलब दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम वो क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर नहीं जा पाते हैं तब क्या कर सकते हैं, तो उसके चीज़ों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हो और जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे किसी विशेष समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मेन पॉइंट था, जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी होंगे कुछ लोगों के, जैसे कि कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है, मीन्स आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि का परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। मीन्स अपने नोडल अधिकारी को आप जाएंगे, जनपद में जो नोडल अधिकारी होंगे उनके पास जाएंगे और आप अपना कारण बताएंगे कि क्यों नहीं पहुंच पाए थे, और उसके बाद आप आवेदन दे सकते हैं, जिससे नोडल अधिकारी जो होंगे द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाएगा और उसे अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। मीन्स आपको दोबारा से बुला लिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि पीएचटी में ही है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही दिन होनी है, तो डीबी पीएचटी दोनों ही होंगे आपके वापस से। नेक्स्ट अभिलेखों की समीक्षा, वापस से क्या मतलब, उस दिन अगर आप नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर जब भी होगा आपका डीबी पीएचटी साथ हो रहा है तो साथ ही होगा। एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। मीन्स अब ऐसा है कि आपका जो पीएचटी था वो लास्ट डेट में था और उसके बाद उस दिन आप नहीं पहुंच पाए, तो आप सोचें कि अब इसके बाद हो जाएगा, तो इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपकी लास्ट डेट में है और उसके बाद कोई भी डेट जो है नई डेट आपको नहीं दी जाएगी, जब जिस टाइम चल रहे होंगे सबके डीबी उनके साथ आपका हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाता है अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। मीन्स ऐसा है कि अगर अभ्यर्थी पहले से मतलब दोबारा से जो उसे दिनांक दी जाती है, टाइम दिया जाता है, अब उसमें भी वो नहीं पहुंच पाता है तो उसे असफल माना जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो
पुनः परीक्षण के लिए अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई भी रीजन हो, किसी भी तरीके का, वापस से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी को ये प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व देना होगा। मीन्स आपको अगर ये अपना प्रत्यावेदन देना है कि मेरे को थोड़ा सा लेट कराना है या फिर कोई रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं करा सकते, तो आपको ये करना होगा कि आप इसे जो है लास्ट डेट से पहले दे देंगे, जिससे आपको एक नई डेट मिल जाए। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जाएगा, उसके संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। तो जो भी आपको डेट मिलेगी, नोडल अधिकारी जो होंगे वो आपको जो डेट देंगे, उसके बारे में जो विभाग होगा या बोर्ड होगा उसके लिए पहले ही मतलब वो निर्देशित कर देंगे कि इस डेट में इस कैंडिडेट को बुलाना है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारे 2 पॉइंट और रह जाते हैं, इन्हें मतलब पढ़ लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी। मीन्स ऐसा है कि परीक्षा में जो विहित मानक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब, और तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उन्हें अंतिम रूप से मतलब कह सकते हो असफल ही घोषित किया जाएगा और इसके लिए कोई भी पुनः मतलब अपील उनके लिए नहीं ली जाएगी। अब आगे आता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा। और ये है कि अभिलेखों की जो समीक्षा है और आपके जो रिजल्ट होंगे, मतलब DBPST का जो रिजल्ट होगा वो आपको उसी दिन मिल जाएगा। तो आपको इसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर सचिव जो भर्ती बोर्ड के हैं उनके सिग्नेचर दे रखे हैं और यहाँ पे आज की डेट दे रखी है 13/12/2024। अब ये हो जाता है। अब एक चीज़ आ जाती है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट वैसे तो हमने ये बता दिया कि सेल्फ अटेस्टेड हैं, लेकिन आपके मन में ये होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने मार्कशीट में मतलब फॉर्म फिलिंग के टाइम लगाए थे वो लेके जाने हैं। और बाकी जो जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे उनका एक विस्तृत रूप से वर्णन जो होगा आपका वो एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। मतलब एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेके जाने हैं। तो वहाँ से एक बार जैसे ही डॉक्यूमेंट आएंगे 16 तारीख को हम आपको सारा अपडेट कर देंगे। और बाकी जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट थे, जो जनरल डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में पहले ही बता चुके हैं आपको। बस दिक्कत थी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ये वो बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो बस उसकी जरूर अभी नहीं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। और बाकी जो एडमिट कार्ड में होगा उसके हिसाब से करना। बाकी जो जनरल डॉक्यूमेंट एक बार हम वापस से अपडेट कर देते हैं आपको। तो एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो तो लेके ही जाना है। और जो फॉर्म है, अगर वो फॉर्म उसमें दे रखा होगा एडमिट कार्ड में तो फॉर्म भी आपको लेके जाना होगा। वैसे फॉर्म से इतनी दिक्कत नहीं होती है। अगर हम थोड़ी सी आगे बात करें ये हो जाता है। देन हमारी अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बाद डोमिसिल हो जाती है। जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए कास्ट और डोमिसिल जरूरी होगी। जिस भी कास्ट का वो रिलैक्सेशन रिजर्वेशन ये ले रहे हैं या जिस चीज़ का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और ये जो है स्टेट के सर्टिफिकेट लगेंगे, क्रूशियल डेट से पहले के लगेंगे। जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की वही क्रूशियल डेट मानी जाएगी। अब अगर हम बात करें इसके बाद 10th और 12th की आपकी जो मार्कशीट है ये होनी चाहिए। और यही जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लगेंगे। इनका ध्यान रखिएगा। बस इतने पे ही आपका जो DB है वो फाइनली हो जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और जितनी भी चीज़ें थी हमने कोशिश की थी कि आपको बता पाएँ कि जो DBPST में कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें चलनी है। और जो नोटिस आया था उसको भी हमने ट्राई किया कि आपको ठीक से एक्सप्लेन कर पाएँ और एक एक चीज़ बता पाएँ। होप सो आप समझ पाए होंगे सारी चीज़ें। और जो एडमिट कार्ड जो है 16 तारीख को जैसे ही आएंगे इसके रिगार्डिंग हम कैसे डाउनलोड करना है और फिर एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या लेके जाना है, वो हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे। जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई जो है वो हम दे देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चीज़ समझ आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।